नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज बात करेंगे मिशन 2024 की। जी हां, हरियाणा में सियासी सरगर्मियां अब जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस जहां लगातार पदयात्रा और रैली कर रही है, तो वहीं इनेलो भी पदयात्रा निकाल रही है। बीजेपी जनसंपर्क जैसे अभियान चला रही है, तो वहीं जेजेपी अपनी पार्टी मजबूत करने में लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2024 को देखते हुए हर पार्टी अपने शक्ति प्रदर्शन में जुट गई है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी भी अपने मिशन 2024 का आगाज 8 जून को यानी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा के साथ करते हुए नजर आए। मैं हरियाणा में आया आज। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, तो हरियाणा मेरी जन्मभूमि। दोस्तों, इन्होंने अब 25 साल से कांग्रेस का राज है, 9 साल से बीजेपी का राज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक काम बता दो जो इन पार्टियों ने अच्छा कराओ। एक काम बता दो जी, कोई कांग्रेसियों ने अच्छा कराओ। एक काम बता दो जो कोई बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने अच्छा कराओ। कोई स्कूल अच्छे बना दियो, कोई सड़कें बना दियो, आपके गांव में कोई अच्छा इंतजाम, पानी का इंतजाम, कोई सिंचाई का इंतजाम कराओ। आपके बच्चों को नौकरी दियो, कोई अस्पताल बना दियो, तो फिर क्यों वोट देते हो इनको? इनको एक मौका दो, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दूंगा। कोई नेता आके नहीं कहेगा, कांग्रेस कभी आपको नहीं आके कहेगी हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। मैं सरकारी स्कूल भी ठीक कर दूंगा और प्राइवेट वालों को भी ठीक कर दूंगा। दोनों करने आते हैं मेरे को। की बात करूंगा, आपके बच्चों को नौकरी दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, आपके घर में कोई बीमार हो गया उसका इलाज फ्री में कराऊंगा। बड़े से बड़े अस्पताल में, ऐसे वैसे छोटे मोटे अस्पताल में नहीं। भाई साहब, बड़े से बड़े आपके घर में बुजुर्ग बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, पिताजी बीमार हो गए, दादा बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, सबका इलाज फ्री में कराऊंगा। दिल्ली में करा रहे हैं हम लोग, पंजाब में शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कल इनेलो की यात्रा सिरसा पहुंची थी और इसी बीच इनेलो नेता अर्जुन चौटाला का बड़ा दावा भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का प्रभाव हरियाणा में देखने को मिल रहा है। प्रदेश की जनता अभय चौटाला के साथ है। हरियाणा विधानसभा में पूर्ण बहुमत से इनेलो की सरकार आएगी, ये दावा करते हुए नजर आए अभय चौटाला। उन्होंने कहा कि 1987 का दौर हम दोबारा से दोहराएंगे। स्वागत मेरा पूरे प्रदेश में हुआ है। जहाँ से शुरू करी वहाँ भी हजारों लोग थे और आज मेरा ये 13वां जिला है। हर डिस्ट्रिक्ट में जब इंटर कर रहा था यूं ही हजारों लोगों का हजूम था और ये परिवर्तन की बहुत बड़ी निशानी है। 2024 के चुनाव को लेकर गर्माते सियासी माहौल को देखते हुए अब हरियाणा सरकार के मंत्री जुलाई माह के बजाय इसी माह से फील्ड में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। सभी मंत्री अपने अपने हलकों को छोड़कर दूसरे हलकों में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इसे लेकर अनौपचारिक घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही जनसंवाद शुरू कर चुके हैं। भिवानी, सिरसा, पलवल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ इसमें शामिल है। जून में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के चलते मुख्यमंत्री ने इन 5 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रमों की समीक्षा और लोगों की शिकायतों के समाधान का समय दिया हुआ है। महासंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जून को सिरसा जिले में रैली करेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत को इस संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी देखरेख में पूरा आयोजन होगा। ओपी धनखड़ ने यह भी कहा कि बीजेपी अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। देखिए, गठबंधन हमारा सरकार का है, गठबंधन हमारा चला हुआ है और दोनों पार्टियां अपना अपना काम अपनी अपनी, जैसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पार्टी के कामों में लगी हुई है, जेजेपी अपनी पार्टी के कामों में लगी है और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने काम को मजबूत करना है। कहीं कहीं ऐसी जगह आएंगी जहां आपको ये लगेगा कि वो भी अपना मजबूत कर रहे हैं, हम भी अपना मजबूत कर रहे हैं।
और इसके कारण से जो आप सवाल खड़ा कर रहे हो, इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो आपका अगला सवाल है उसका जवाब ये है कि जब लोकसभा चुनाव आएगा उस समय अगर अगले गठबंधन की बात तय होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी मिशन दुष्यंत 2024 की तैयारियों में जुटी है। दुष्यंत ग्रामीण वोटरों पर अपना फोकस कर रहे हैं। वे अपनी पार्टी का किसान हितैषी के रूप में प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी पदाधिकारियों को सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव में रफ्तार और पार्टी का प्रचार विचार से काम करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 2024 में क्या होता है, क्योंकि तमाम पार्टियां मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट अभी से महसूस की जा रही है। तो कौन जीतेगा 2024 का चुनाव, किसकी होगी सरकार, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पार्टियां तैयारियों में जुट गई है वैसे चुनावी माहौल जो है वो अभी से देखने को मिल रहा है। हरियाणा में राजनीति भारी है, 2024 की तैयारी है। वाकई एक तरह से देखा जाए तो तमाम पार्टियां अब अलग अलग बूथों पर जाकर शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। किसकी मेहनत रंग लाएगी? पार्टियां मेहनत तो कर रही है, लेकिन 2024 ही ये बताएगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है। आगामी चुनाव में क्या गठबंधन साथ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अभी सियासी उठापटक है, बयानबाजी का दौर चल रहा है, विपक्ष निशाना साध रहा है गठबंधन पर और बीजेपी और जेजेपी के बीच भी बयानों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो आगामी चुनाव में क्या कुछ रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, वो जो जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे मिशन 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दीप कमल सहारण जी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र रेणु जी इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नरेश शर्मा जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरह से देखा जाए तो 2024 को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों से अब हरियाणा में देखने को मिल रही है। प्रवीण अत्रे जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे? आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाना होगा। नहीं, देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल साहब का सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने तो हरियाणा के अंदर 2014 भी चुनाव लड़ा था, 2019 का लोकसभा भी लड़ा था, विधानसभा भी लड़ा था, उपचुनाव भी लड़ा था आदमपुर में। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त ना हो। हरियाणा की जनता झूठ की राजनीति को पसंद नहीं करती, पाखंड को पसंद नहीं करती, और अरविंद केजरीवाल तो लगातार पाखंड की राजनीति करते हैं। आज भी जिस तरह से वो जींद में ये बोल रहे थे कि बताइए कि हरियाणा में कोई नया अस्पताल बना, सबसे पहले तो ये है कि आपका ये दायित्व बनता है कि आप जनता को ये बताएं कि क्या आपने दिल्ली में एक भी नया अस्पताल बनाया हो, एक भी नया स्कूल बनाया हो, उसका नाम और एड्रेस बता देते जनता को। लेकिन हरियाणा सरकार ने हरियाणा में जो अस्पताल बनाए उसकी लंबी फहरिस्त है, जिसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी बात, वहां पे झूठ ये बोल रहे थे कि देखिए मुफ्त इलाज देंगे। अरे हरियाणा में तो पहली जनता को मुफ्त इलाज मिल रहा है। हरियाणा के अंदर इस वक्त चिरायु हरियाणा नामक योजना में 5 लाख रुपए सालाना का मुफ्त इलाज हरियाणा की जनता को मिल रहा है। निरोगी हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता को रोग के जो टेस्ट है या रोग की जो जांच है उसकी मुफ्त सुविधा है। लगभग 94 लाख टेस्ट जो है या 94 लाख जांच जो है वो अब तक इस योजना के तहत हरियाणा के लोगों की हो चुकी है, जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से झूठ की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं उसको हरियाणा की जनता जानती है। तो अरविंद केजरीवाल की तो यहाँ पे झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली। लेकिन विषय जो है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है। जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान के अंदर लगा हुआ है। हम जनता के बीच में जाके हरियाणा सरकार ने जो पिछले 8.5 साल में काम किए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में जो काम किए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, और लगातार जनता को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन हितैषी योजनाओं का लाभ मिले उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पे सरकार ने पहली बार हरियाणा की सरकार को आम आदमी की सरकार बनाया है। इस प्रदेश के हालात तो ये थे जहां पे सरकारी योजनाओं का लाभ केवल खास लोगों को मिलता था, या जो सरकार के चहेते होते थे या जो सरकार के नजदीक होते थे उनको योजनाओं का लाभ मिलता था। पहली बार इस हरियाणा में मनोहर लाल जी ने सुनिश्चित किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के आम आदमी तक पहुंचे, गरीब शोषित वंचित समाज तक पहुंचे।
और सरकारी योजनाओं के लाभ को पहुंचाने के लिए तकनीक का उपयोग जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किया, उदाहरण के तौर पे ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया, नगर दर्शन पोर्टल बनाया गया, और इन 2 पोर्टल के जरिए हरियाणा प्रदेश का आम नागरिक अपनी बात, अपनी मांग, अपनी डिमांड सीधी सरकार तक पहुंचा सकता है। ठीक है, और विपक्ष इस पर भी निशाना साधता है कई बार सर, पोर्टल बनाए गए लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन उसे परेशानी पोर्टल बताते हुए नजर आते विपक्ष। ठीक है, जो आपने बात की है नरेश जी से, उस पर जवाब परेशानी को बता देता हूँ। देखिए, पहले की व्यवस्था में क्या होता था, बिचौलिए होते थे, कुछ दलाल किस्म के लोग होते थे जो सत्ता का स्वाद चखते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने, मनोहर लाल जी ने जिस तरह से तकनीक का उपयोग करके सरकार और आम जन को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, स्वाभाविक है इस तरह के लोगों को परेशानी होनी थी। इस तरह के लोग पोर्टल से परेशान है, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांसफर का उदाहरण लीजिए, जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांसफर हरियाणा में मनोहर लाल जी ने किया, तो विपक्ष ने कितनी चिल्लाचिल्ली की थी, विपक्ष ने कितना विरोध किया था, नरेश जी से जवाब लेंगे सर इस पर। तो लगातार लोग आम आदमी के साथ ट्रांसफर के नाम पे जो धांधली होती थी वो बंद हो गई। डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक सीधा खाते में पहुंचना शुरू हुआ। उदाहरण के तौर पे किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा सीधा जाना शुरू हुआ। सर प्रवीण जी, मैं आऊंगी सर आपके पास। दीप कमल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है प्रवीण जी, नरेश जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले दीप कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप कमल जी, एक तरह से देखिए, जब 2019 में सरकार आई सत्ता में, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हुआ, आप लोग मिशन दुष्यंत 2024 में जुटे हुए हैं कहीं ना कहीं। अब उस वक्त 3 कानून जो थे, कृषि कानून को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। अब बीजेपी जब सरकार में आई, जेजेपी गठबंधन में रही, तो जेजेपी को भी कहीं ना कहीं किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्या यही कारण है कि दुष्यंत चौटाला अब जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, या जेजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, तो किसानों पर ज्यादा फोकस कर रही है? और गठबंधन को लेकर सर बहुत सारे बयान हैं। देखिए, जहां तक पार्टी के कार्यक्रमों का अभी जिक्र, अभी तो चुनाव प्रचार की बात नहीं कहीं पर शुरू है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हमारी पार्टी ने जो पहले लगभग 1.5 साल तक कोरोना की वजह से जो लोगों के बीच नहीं जा सके, और उसके बाद एक लंबा अरसा किसान आंदोलन की वजह से भी ऐसा रहा कि जब सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुए, तो उसकी चाहे यूं कहिए कि उसकी भरपाई के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, या अपनी जो लोगों के बीच में जो संवाद की और मेलजोल की जो चीजें हैं, अब किसी के यहाँ कभी कोई सुख दुख की बात होती है, कोई अनहोनी हो गई, कोई शादी समारोह वैसा हुआ, या कोई और वजह से लोग अपने यहाँ बुलाना चाहते थे जो नहीं हो पाए, तो वो बहुत तेजी से हमारी पार्टी अब कर रही है। हमारी पार्टी के सारे प्रमुख नेता जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम गांवों में या किसानों के बीच या किसी एक वर्ग के बीच में ही जा रहे हैं। शहरों में हमारे बहुत ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। लगभग 20 शहरों में पिछले 1.5 महीने में कार्यक्रम हुए हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के, और दिग्विजय जी के कार्यक्रम वो कल और परसों दोनों दिन 6 और 7 तारीख को दोनों दिन राजस्थान के सीकर में और जयपुर में, वहां पर उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। उसके साथ ही हमारे जो अन्य कार्यक्रम है सरकार के साथ साथ जो चीजें, वो सारी चीजें चल रही हैं। और फिर एक संगठन के विस्तार का भी एक सिलसिला होता है। हमारी पार्टी ने नए जिलाध्यक्ष 22 में से 15 जगह पर नए जिलाध्यक्ष बनाए हैं। अभी नए हल्का अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया चल रही है, और पदों पर भी नियुक्तियां हो रही हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, और उसमें फिर हम राजनीतिक हलचल भी देखते हैं। जो भी जैसी घटनाएं घटती रहती हैं, उसके हिसाब से चाहे वो कुछ नई रणनीति में जोड़ना हो या बदलाव करना हो, दिशा बदलनी हो, वो चीजें भी चलती रहती है। बिल्कुल। और जो बयानबाजी अभी हो रही है गठबंधन को लेकर, आपने आज बयान सुना होगा, बहुत सारे बयान है। विप्लव देव ने जब से बयान दिया है उसके बाद से तो एक के बाद एक बयानों की झड़ी है। तो क्या इससे पार्टी को कोई इफेक्ट पड़ेगा, या पार्टी ये तय कर चुकी है कि अकेले ही चुनाव लड़ने वाले, या फिर इसे लेकर अभी भी संशय है? नहीं, ये तो किसी ने तय नहीं किया है कि अकेले ही चुनाव लड़ना है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक तो ये तय नहीं किया है कि उनको कैसे चुनाव लड़ना है। दोनों दलों के नेता ये बात तो जरूर ही कहते हैं कि आगामी चुनाव के बारे में जो भी फैसला होगा वो चुनावों की घोषणा के वक्त ही होगा। और आज के दिन जो सरकार चल रही है उसमें गठबंधन के तहत दोनों दल शामिल हैं, और उसका ठीक है कि कुछ लोग अपने अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से विश्लेषण करते हैं। कोई किसी बात को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देकर कह देता है, कोई किसी दूसरे पहलू को हाईलाइट कर देता है। ये सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन हमारी पार्टी की कम से कम ये कोशिश है कि एक जिम्मेदारी जो हमने ली है और हरियाणा की जनता ने दी है कि हमें 10 सीटें दी और ऐसी निर्णायक सिचुएशन में रखा कि हम सरकार का हिस्सा बन पाए और सरकार को टिकाऊपना दे, स्थायित्व दे, मजबूती दें। ऐसी स्थिति में सरकार को रखें कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके, या सरकार के जो संचालक हैं उनको ये चिंता कभी ना रहे कि क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं या नहीं है।
विधानसभा में हमारे एमएलए की संख्या कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो कहीं डावाडोल तो नहीं है, किसी तरीके से खतरे में तो नहीं आ सकती है। हमने उस अनिश्चितता को पूरी तरीके से दूर किया है। सरकार ने इसी वजह से बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं पिछले 3-4 सालों में, चाहे वो कोरोना की चुनौती के वक्त लोगों को राहत पहुंचाने के बड़े बड़े फैसले थे, चाहे किसान आंदोलन में मजबूती से अपने बात पर रहना और जो विकास के काम है उनको जारी रखना था, चाहे और उद्योग के काम हो, मारुति को स्थापित करवाना है, ग्लोबल सिटी बनवानी है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट लेकर आने हैं, और जो दूसरी चीजें होनी है प्रदेश में, वो बड़े बड़े फैसले चाहे वो राजनीतिक थे या प्रशासनिक थे, वो सरकार ने तभी लिए हैं। चाहे 75% का कानून लागू करवाना है, या फिर पंचायतों में महिलाओं को और जो आरक्षण की बात है, स्थानीय निकाय में आरक्षण में बदलाव किया है, ये सारे फैसले, ताकि सरकार कंफर्टेबल रहे कि उसको हाउस में कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा में कभी भी कोई बात, और आया भी था 2 साल पहले एक अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें वही 56 विधायक विधानसभा में सरकार के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हुए थे। ठीक है, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में इस वक्त हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने सर अजीम में रैली की है, तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, बीजेपी लगातार अब जनसंपर्क अभियान चला रही है, सीएम जनसंवाद कर रहे हैं और अमित शाह भी सिरसा पहुंचने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो चुनावी माहौल नजर आ रहा है, और कांग्रेस की क्या तैयारी है? की बात करें तो हमारा और बीजेपी का मार्जिन बहुत कम था। वो तो कुछ मीडिया के जो घराने थे बड़े बड़े, उन्होंने जिस तरीके से 70, 80 और 83 दिखाया, और हुड्डा साहब को मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि हुड्डा साहब को जो कमान पिछली बार 2019 में मिली थी वो बहुत लेट मिली थी, 10-15 दिन का टाइम था, और उसमें हम 31 सीटें जीते थे और बीजेपी 40 सीटें जीती थी। 9 सीटों में जो डिफरेंस था वो सिर्फ 500, 700, 1200, 1800, 2000 इतनी वोटों का डिफरेंस था। और 2024 का जो चुनाव है, 2024 में जो सबसे बड़ा मुद्दा आज हरियाणा में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है किसान का मुद्दा। आज किसान जिस तरीके से परेशान है, अभी आपने कल देखा कैसे कुरुक्षेत्र में लाठियां बरसाई गई, किस तरीके से किसान के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, किसान को बंद किया गया। दूसरी तरफ पहलवानों का मुद्दा, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का मुद्दा, तो जंतर मंतर पे आज 4 महीने से बैठे हुए हैं, किस तरीके से उनका तिरस्कार हो रहा है। देश की उन बेटियों का सम्मान का मामला है, किसान का मामला है, युवाओं के रोजगार का मामला है, बुढ़ापा पेंशन के नाम पर जो सरकार दोनों मर्ज हुई थी, जो उनके मान सम्मान का मामला है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सरकार की जिसमें हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो महिला हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग ने इस सरकार में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करा है। तो बीजेपी तो लेकिन नकारती हुई नजर आती है सर। बीजेपी का तो कहना है कि हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है, सबका साथ सबका विकास। अगर हर वर्ग का ख्याल रखती बीजेपी तो किसान कुरुक्षेत्र में नहीं पिटता। अगर बीजेपी हर वर्ग का ख्याल रखती तो खिलाड़ी सड़कों पर नहीं होते। अगर बीजेपी हर वर्ग का ख्याल रखती तो पहलवान आज धरने पे नहीं बैठे होते। अगर बीजेपी हर वर्ग का ध्यान रखती तो कर्मचारी, गुड़गांव में आप देख लीजिए कूड़ों के ढेर के आज 15 दिन हो गए हैं, कोई ऐसा वर्ग का कर्मचारी नहीं है जो हड़ताल पे ना हो। अगर बीजेपी ध्यान रखती तो आज जितने भी छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो समाप्त नहीं होते, युवा आज बेरोजगार नहीं होता, सड़कों पर नहीं होता। अगर बीजेपी ध्यान रखती तो सिरसा में अभी जो इनका महेंद्रगढ़ में जब गए थे खट्टर साहब, वहां पर लोगों ने उनको बंदी बनाने का काम कर लिया। अगर सिरसा में एक महिला सरपंच ने जिस तरीके से अपनी बात रखी और उसको अपनी चुन्नी तक उतार के रखनी पड़ गई, उसको वहां से धक्के मार के, आपने चंडीगढ़ में देखा महिला सरपंचों को लाठी मारने का। तो कोई भी सरकार लाठी और डंडे से नहीं चला करती, ये जवान और किसान को आमने सामने लड़ाने से सरकारें नहीं चलती। सरकार नियम और कायदे और कानून से चलती है। और जवाब लेंगे राजश्री जी, 1 सेकंड और लूंगा। और सरकार, मुझे ऐसा लगता है जैसे नई नई सरकार बनी थी, चलो 1 साल 2 साल आदमी को लगते हैं सीखने में, लेकिन ये तो नो सिखिया सरकार है, नो विजन गवर्नमेंट है, इसके कोई विजन ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, मेट्रो वहीं खड़ी है। आज विश्वविद्यालय में हमारे जो 100वीं रैंक में 2023 में ऐसा पहली बार हुआ है कि 100वीं रैंक में हमारा हरियाणा का कोई विश्वविद्यालय 100वीं रैंक में भी नहीं आया। तो शिक्षा का स्तर यहाँ पर घटा है, चिकित्सा का स्तर यहाँ पे घटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे घटा है। तो बीजेपी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेके बीजेपी आम जन के पास जाए, ग्रामीणों के पास जाए, जनता के बीच में जाए, शहरों में जाए। ठीक है सर, प्रवीण जी इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले विजेंद्र रेडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेलोक प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? कल सिरसा में पैदल यात्रा जो पहुंची थी और सिरसा में ही 100 दिन पूरे हो जाएंगे पद यात्रा को, तो क्या परिवर्तन होगा? इनेलो तैयार है चुनाव के लिए आगामी 2024 के लिए?
बिल्कुल राजश्री जी, इन्हें लोग पूर्ण रूप से तैयार है। और सिरसा में आपने देखा भी होगा कितनी बड़ी जनसभा का रूप वहां पर लिया, कितने सारे लोगों ने स्वागत किया और लोगों ने ज्वाइनिंग भी की। राजश्री जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, सभी पार्टियों से मजबूत पार्टी है। बेशक भारतीय जनता पार्टी का राज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 2 योजना रहे हैं। इससे पहले वो कभी एमएलए तक नहीं बने थे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी, आप 1987 का इतिहास याद कीजिए, 85 सीटें भी इस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में लेने का काम किया है। उसके बाद भले ही राज चला गया हमारा, लेकिन राज के बाद भी 2014 में हमारी 19 विधायक होते थे हमारे पास ना। ये एक दुर्भाग्य रहा कि भाई जो पार्टी में फूट हुई, और फूट होने के कारण पार्टी जो है ना काफी नीचे चली गई 2019 के चुनाव में। वो सिर्फ इस कारण से हुआ क्योंकि पार्टी में टूट हुई, और टूट का नुकसान होता ही होता है, चाहे वो घर में हो जाए चाहे पार्टी में हो जाए, तो उसका नुकसान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्यादा उठाना पड़ा। ये एक सत्य है सबके सामने। लेकिन पार्टी कमजोर नहीं है। पार्टी को जिस प्रकार से यदि कोई भाई हल्के में लेने की कोशिश कर रहा हो, तो आज भी चाहे वो आप पार्टी तो बिल्कुल ही नई पार्टी है, जेजेपी भी नई पार्टी है, लेकिन पुरानी पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी भी 14 माह है, उससे पहले ये भी कुछ नहीं हुआ करती थी। लेकिन वो दौर अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गुजर चुका है। जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने अपने नेतृत्व में पार्टी को मजबूती के साथ दोबारा से संगठित किया, खड़ा किया, और जो इतना लगातार संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश में, वो एक अद्वितीय संघर्ष है। राजश्री जी, आप तो 24 घंटे इसी लाइन में रहते हैं और हमसे बहुत ज्यादा जानकारी आपको प्रेस की होती है। मुझे पूरे हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा दल बता दियो जिसने लगातार 7 महीने तक और 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली हो, तो आप मुझे नाम जरूर बताएं उसका, क्योंकि मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में एक स्टेट में किसी ने इतनी लंबा संघर्ष किया हो। जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल ने संघर्ष के बाद 1987 में एक इतिहास रचा था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 24 में वो इतिहास रचेगी। ये जो लोग देख रहे हैं कि इनका एक एमएलए है, एक एमएलए, अरे भाई एक एमएलए है, लेकिन वो हालात पैदा ऐसे हो गए थे जिसके कारण हमारे लोगों ने सोचा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 1987 का जो दौर था वो दोबारा से दोहराएगी नहीं, हरा देगा। हाँ, ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, प्रवीण अत्री जी को आप सुन रहे थे सर जी। तो एक मिनट राजश्री जी, मेरी बात रहेगी, मेरी बात पूरी कर लूं मैं जी। जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके बारे में मैं एक लाइन में बात करता हूँ, क्योंकि प्रवीण जी बैठे हैं। मैं इनसे एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पहले इन्होंने यूनिवर्सिटीज को, शिक्षा के क्षेत्र को कहा कि यूनिवर्सिटी में जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी गवर्नमेंट करेगी, उसकी ऑटोनॉमी जो है ना खोजने का प्रयास किया। और अभी अभी इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि यूनिवर्सिटी जो है सेल्फ फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगी, सरकार कोई ग्रांट नहीं देगी। सिर्फ इस एक बात से मुझे ये बता दें, ये शिक्षा के लिए बढ़ावा होगा या शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट होगी? हॉस्पिटल्स की ये बात करते, मुझे एक बता दिए, पूरे हरियाणा में 3 हॉस्पिटल को छोड़ करके किसी भी हॉस्पिटल में कोई टेस्टिंग की सुविधा हो तो वो मुझे बता दीजिए आप। स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, भ्रष्टाचार इतना फैला दिया, कहा फिर भी सोच रहे हैं कि हम तीसरी बार ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जी। लगी हुई है इससे मैं तो नहीं। ठीक है, ठीक है। नरेश जी, क्या कुछ कहेंगे? प्रवीण जी को अभी आपने सुना था, और आज जो तिरंगा यात्रा की शुरुआत भी की आम आदमी पार्टी ने सर जी इनसे। राजश्री जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रॉपर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आज अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने जींद और हरियाणा की धरती पर कदम रखा और एक भव्य रैली तिरंगा यात्रा के थ्रू एक जनता को मैसेज देना चाहा कि हम एक स्वच्छ राजनीति हरियाणा के अंदर करने के लिए तैयार हैं। और बहुत लीडर्स जो एक गरीब परिवारों से उठ के आए हैं, आपने देखा कि अशोक तंवर जी दूसरी पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में थे, और आज एक गरीब परिवार से निकल के आए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत काम किया, बहुत बड़े बड़े संगठन में रहे वो, पर एक गरीब परिवार से निकल के आते थे। आप देखिए कि अनुराग ढांडा जी भी, ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स हैं जो एक गरीब परिवार से निकल के इस राजनीति में एक पहचान बनाई और वो पहचान बना रहे हैं। तो नए चेहरे नहीं है, पहली बात तो हरियाणा के अंदर ये सारे चेहरे बहुत फेमस चेहरे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के अंदर वो लोग नहीं रहे, जिनको एक एक्सपीरियंस भी है। और आप प्रवीण भाई कह रहे थे कि शिक्षा और आपने कहा स्वास्थ्य के लिए, पहली बात तो एक केजरीवाल जी ने एक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए एक नया विजन तैयार किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर।
आज एक बच्चे से छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लीजिए, एक परिवार के अंदर केजरीवाल का नाम आती पता है क्या बोलते हैं वो? शिक्षा, स्वास्थ्य। तो ये तो जुबान के अंदर आना तो कुछ काम किया है, तभी तो आपने बोला कि कोई स्कूल नहीं खोला। आपको पता है 150 से ज्यादा नए स्कूल जो हमने अपग्रेड भी किए, हॉस्पिटल नहीं खुले, ये भी उन्होंने कहा पहले वाली पुरानी सरकारों ने पता है क्या बनाया था इन्होंने एक, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा मैं कि इन्होंने शिक्षा का क्या किया, व्यापारीकरण कर दिया कि इनके ही नेता जितने भी हैं सारे के सारे अपने अपने स्कूल खोल के बैठ गए। कभी भी सरकारी स्कूलों को इन्होंने खत्म कर दिया। और हरियाणा के अंदर भी यही हो रहा है कि हरियाणा के अंदर देखा आपने कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है या मर्ज कर दिया जा रहा है। इन मर्ज करने के बाद स्कूलों में क्या हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इन्होंने कभी गवर्नमेंट शिक्षा को इंप्रूवमेंट नहीं किया। अब आप, ये तो स्कूलों की बात आ गई, अब स्वास्थ्य की बात के मैं जवाब देता हूं परवीन भाई को। आपने स्वास्थ्य के लिए, आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर डेटा उठा के देख लीजिए आप, जितने भी एनसीआर के जितने भी जिले लगते हैं हरियाणा के, फरीदाबाद ले लो, पलवल ले लो, गुड़गांव ले लो, झज्जर ले लो, रोहतक ले लो, ये सब लोग जो है ना दिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आपके पास दवाई अवेलेबल नहीं है, जिनके अंदर पीजीआई सिर्फ आपके पास एक रोहतक के अंदर है और दूसरा एक चंडीगढ़ के अंदर है, जिसके अंदर रेफर कर दी जाते हैं नियर बाय के लिए, तो वो भी सेंटर के अंदर आता है चंडीगढ़ वाला। हरियाणा के अंदर एक सिर्फ पीजीआई है और एक झज्जर के अंदर जो एम्स बना है वो भी पुरानी सरकार के टाइम में बना। तो आप ये बताइए कि आपने 9 साल के अंदर कितने स्कूल खोले? बंद किए ही है, बंद किए हैं आपने, नए स्कूल नहीं खोल रहे हो आप उसके लिए। और हम तो एक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आपने देखा आंकड़े बोलते हैं सरकारी आंकड़े, जिसके अंदर कि हरियाणा को नंबर 1 जो है बेरोजगारी के अंदर, हरियाणा नंबर 1 है कर्जा लेने के अंदर। बच्चा भी जो है ना हरियाणा का जो है 1 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा हुआ है। तो वो पैदा देख रहे हो आप, इतना कर्जा होने के बाद भी आप कह रहे हो हरियाणा, आपके सीएम को एक जगह पे किडनैप कर लिया जाता है, 4-4 घंटे जनता नहीं उठने देती है। तो आपके अगर काम अच्छे होते तो जनता आपसे सुनती। जनसंवाद करते हैं तो आप, क्या एक आम नागरिक को जनसंवाद के अंदर सवाल पूछने का हक नहीं है? आपने देखा कि जनसंवाद पूछने के लिए एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर जनसंवाद के अंदर सीएम से अगर पूछ ले तो राजनीति के लिए मतलब वो जाए कहां पे? अगर कोई भी पूछने के लिए वहां पे आपने देखा कि सीधा कहते हैं सीएम साहब कि उसको उठाओ, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इसको लेकर जाके डंडे मारो। ठीक है, तो क्या आम आदमी पार्टी पंजाब जैसा जादू यहाँ भी दिखा पाएगी आपको सर आगामी चुनाव में 2024 में? जो पंजाब में देखने को मिला, क्या वो हरियाणा में भी देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? आपको आपके माध्यम से आज आपने खुद देखा कि कितनी भीड़ थी, कि जनता कितना आम आदमी पार्टी से प्यार करती है। और हम, ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच, जनता के मुद्दों को। और तो जनता के बीच तो बीजेपी भी जा रही है नरेश जी, हमारे जो है हरियाणा के अंदर वजूद नहीं है। नहीं, हम जनता के बीच का जनसंवाद, हम डायरेक्ट जनता की प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं है कि जनता के बीच गए और अपनी जो विफलता है वो गिनवाने लगे कि हमने ये कर दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 300-400 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ फरीदाबाद के अंदर हुआ, एक शराब घोटाला, उसकी कोई जांच नहीं हुई। दूसरी पार्टियों से आप घोटाले की जांच के लिए 1-1 महीने के अंदर सारे के सारे कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जितने भी घोटाले हुए आज तक कोई जांच नहीं हुई है, कोई न्यायिक प्रक्रिया कामयाब नहीं हो पाई है इनकी। और ऊपर से कहते हैं कि ये जो जनसंवाद करने के लिए, जनसंवाद तो जब आप करेंगे ना जब आपने कोई कार्य किया हो। जनसंवाद तो तभी प्रवीण जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। प्रवीण जी, कई तरह के मुद्दे आपके सामने आ गए, मनीष जी भी कह रहे थे, रेणु जी भी कह रहे थे और नरेश जी इन्होंने भी कहा है, भ्रष्टाचार और हॉस्पिटल अस्पताल को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और इसके अलावा जी आपने सुना। मैं राशि जी तीनों का जवाब दूंगा, लेकिन ये उम्मीद करूंगा कि मुझे वक्त थोड़ा सा दे दीजिएगा, क्योंकि 3 भाई हैं, 3 भाइयों ने सवाल किए थे। मैंने पहले आम आदमी पार्टी के बारे में 2 वाजिब सवाल किए थे कि क्या एक भी नया अस्पताल दिल्ली में बनाया, क्या एक भी नया स्कूल दिल्ली में बनाया? ना तो अरविंद केजरीवाल ने बताया, ना प्रवक्ता बता पाए। ये केवल एक झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। दिल्ली का 9th क्लास का जो रिजल्ट है, अगर आप दिल्ली सरकार, बोलो यार, बीच में मत बोलो भाई। उन्होंने कहा 150 स्कूल जो है वो खोले गए, शिक्षण संस्थान अपग्रेड, ये कह रहे हैं हमने अपग्रेड किया। राशि जी पहले समझिए बात। मैंने पूछा क्या नया स्कूल बनाया, मेरा सवाल ये है। अपग्रेड तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी पिछले जनसंवाद कार्यक्रम के बाद 32 स्कूल अपग्रेड कर दिए। मैं पूछ रहा हूँ कोई एक नया स्कूल बनाया? जैसे हमने संस्कृत मॉडल स्कूल बनाए 141, मैंने केवल ये सवाल पूछा, क्या कोई नया स्कूल बनाया? बनाया गुड़गांव में 700 बेड का अस्पताल नया बन रहा है। और देखिए मेरा जो है सवाल, उसका जवाब नहीं दे रहे, दाएं बाएं घूम रहे। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज कि जब आपकी दिल्ली सरकार के अंदर जो स्कूल का है, उनके अंदर 9वीं क्लास के लगभग
33% बच्चे फेल हो जाते हैं। आपका 10वीं का नतीजा जो है वो लगभग 58% रह जाता है। आपके नतीजे गिरने शुरू हो जाते हैं। हरियाणा के बच्चों के नतीजे आपसे बेहतर आते हैं। राष्ट्रीय स्तर के अंदर प्रतियोगिता कंपटीशन के अंदर हरियाणा के बच्चे दिल्ली से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये सब हमने रिपोर्ट में की है। उसके बावजूद अगर कोई झूठ बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? अब देखिए INLD के प्रवक्ता की बात कर रहे थे, दिल्ली का जो रिजल्ट है आपके हरियाणा से बहुत अच्छा, हरियाणा का रिजल्ट जो है। नरेश जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ। देखिए अब INLD के प्रवक्ता ने एक बात कही कि देखिए 1987 में हमारे 500 विधायक जीते थे। अगर प्रवक्ता आके चैनल पे इस तरह के भ्रामक तथ्य देगा तो कैसे बात बनेगी राष्ट्रीय? ठीक जो है। 85 विधायक जीते थे उसके अंदर हम भी शामिल थे भाई। हाँ। आप अकेले नहीं थे। न्याय युद्ध में हम भी आपके साथ थे। डॉक्टर मंगल सेन जो है वो न्याय युद्ध के अंदर सह संयोजक थे। भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। आपके अकेले 85 विधायक नहीं थे। तो कम से कम कोई भी बात बोलो, सच तो बोलो, तथ्यात्मक रूप से सही तो बोलो। अब दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने की, देखिए हम एक बात का विश्लेषण करते हैं राष्ट्रीय हरियाणा की आर्थिक प्रगति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। 2014 से पहले हरियाणा की GSDP मात्र 4.25 लाख करोड़ रुपए। आज हरियाणा की GSDP 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। 1,27,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी 2014 तक हरियाणा की। आज पर कैपिटा इनकम 2,94,000 रुपए हो चुकी है। 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग हरियाणा में लगे। 12,60,000 युवा प्राइवेट उद्योगों में समायोजित हुए। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां सरकार ने दी। फिर भी केजरीवाल अगर ये कहे कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा? RTI में जानकारी मिलती है कि दिल्ली सरकार ने मात्र 3266 सरकारी नौकरी दी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3266, और हम 1 लाख से ज्यादा दे चुके हैं। और सवाल कौन कर रहा है? 3266 देने वाला। कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं कि देखिए जी हर वर्ग परेशान है। आज हरियाणा के किसान को 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता है, जो कांग्रेस के टाइम में 6,000 था। वायदा हालांकि गोहाना रैली में 9,000 का किया था लेकिन पूरा नहीं किया। और INLD के समय में मात्र 3,000 रुपए प्रति एकड़ था। आज कितना मिल रहा है? 15,000 रुपए प्रति एकड़। 1845 करोड़ रुपया 10 साल में हुड्डा साहब ने टोटल मुआवजे के तौर पर किसानों को दिया था। हम कितना दे चुके हैं? 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। हम किसान की 14 फसलें MSP पे खरीदते हैं। हम बाजरा MSP पे खरीदते हैं, सरसों खरीदते हैं। क्या किसी सरकार ने हमसे पहले बाजरा सरसों MSP पे खरीदा था? सबसे बड़ी बात, भावांतर भरपाई योजना में किसान की खेती को जोखिम फ्री किया हमने। मेरा पानी मेरी विरासत के अंदर अगर किसान डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाता है, 60,000 रुपए प्रति एकड़ कौन देता अनुदान? हमारी सरकार। और साथ में जो है बीज वो मुफ्त। ठीक है। आज हालात ये है कि प्रदेश के किसान को उसकी फसल का पैसा सीधा उसके खाते में जाता है। पहले की सरकारों के दौरान क्या हालात थे हम सब जानते हैं। आज हालात ये है, बुजुर्गों की पेंशन सीधा उनके खाते में जाती है। 3.25 लाख पेंशन ऐसी पकड़ ली जाती है कांग्रेस के टाइम की, जो लोग जिंदा नहीं थे लेकिन वो पैसा जा रहा था, किसकी जेब में जा रहा था? लगभग 1100 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश का DBT से बचना शुरू हुआ। किसने किया ये? हमारी सरकार। प्रवीण जी, लेकिन इस बीच ये सवाल भी है सर, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। मैं आपके नॉलेज में बस लाना चाह रही हूँ कि उम्मीद है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, पानीपत का मैं आपको बताती हूँ। पानीपत में जब शिक्षा मंत्री पहुंचे थे, 1 महीने पहले की बात होगी, शिक्षा मंत्री वहां पर दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने खुद देखा था कि वहां पर अभी भी कई बिल्डिंग ऐसी है जो केवल एक छत के नीचे कई कक्षाएं चल रही है। बच्चों के लिए वहां पे अलग से बैठने की व्यवस्था नहीं है। यमुनानगर में फिजिशियन डॉक्टर नहीं है सर। तो ये सब चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी थी, ये बात हमने भी देखी। ये स्थिति ये थी कि लगभग 750 सीटें थी मात्र SHS की हरियाणा के अंदर। हमने उनको बढ़ा के 1750 किया। टारगेट हमारा ये है कि हम उनको लगभग 3100 सीटें प्रतिवर्ष लेके जाएंगे। उसका कारण भी ये है, हमें भी पता था कि डॉक्टरों की कमी है और लंबे समय से कांग्रेस ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज हरियाणा के अस्पतालों में 200 मेडिसिन जो है वो मुफ्त मिल रही है। कांग्रेस ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति ये है कि जो अभी रेणु साहब कह रहे थे कि जी देखिए हरियाणा के अस्पतालों में टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। भाई मैं गवाह हूँ, आप पंचकुला एक बार आके देख लीजिए, आप अम्बाला जाके देख लीजिए, आप करनाल जाके, जहाँ आपका मन करे आप एक बार जाइए, आप एक बार जाके तो देखिए। आज हालात ये है कि कैथ लैब हरियाणा के अस्पतालों में होती नहीं थी। आज हरियाणा के अस्पतालों में कैथ लैब है। आज CT स्कैन की सुविधा हरियाणा के अस्पतालों के अंदर है। जैसे जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने काम किया वैसे वैसे हमारे विपक्षी परेशान हुए। और विपक्षियों की परेशानी का कारण मैं समझता हूँ, क्योंकि हमेशा राजनीति की
किसान को वोट बैंक समझा, लेकिन इस सरकार ने किसान को सशक्त करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि जो लोग केवल किसान को वोट बैंक समझते थे उनकी दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। अभी कुरुक्षेत्र का रेणु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हाँ, रेणु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रेणु जी नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। जैसे रेणु जी ने समझ लिया था, यहाँ पे कुरुक्षेत्र का जिक्र हो रहा था, जिस मामले में सरकार को कोई लेना देना नहीं, मामला हाईकोर्ट का था। हाईकोर्ट ने वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं सर, सुन लीजिए। प्रवीण जी कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, वो जो क्रॉस हाईवे जाम नहीं किया जा सकता। एक PIL चलती है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट डायरेक्शन देती है पुलिस को, उसका सरकार से क्या लेना देना। लेकिन जिस तरह की राजनीति हमारे मित्र करने का प्रयास करते हैं, वो हर बात में यही उनकी कोशिश रहती है। फिर मेरा एक बड़ा सवाल है, आप यहाँ पे चर्चा में बैठ के अपने आप को किसान इत्यादि साबित करने के लिए खूब इतना विलाप करते हो, लेकिन जैसे चुनाव आता है किसान आपकी जमानत जब्त कर देता है। रेणु जी की जमानत जब्त, रेणु जी की बात सुन लीजिए जी। और हमारे जो कांग्रेस वाले भाई बैठे हैं, विजेंद्र जी, तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है। विजेंद्र जी का सवाल सुन लीजिए। किसान सरकार से खुश है। चुप हो तो बात बने। ठीक है विजेंद्र जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमने पूछा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। जब कोरोना काल का दौर चला हुआ था, लगभग 10,000 से 12,000 डॉक्टरों की कमी थी, और ये MBBS की सीटों की बात बता रहे हैं। हम सर्विंग डॉक्टर की बात करें तो ये हॉस्पिटल तो बना दी, उसमें डॉक्टर तो आपके है नहीं। 50% से ज्यादा आदमी स्टाफ खाली है। दूसरी बात है भाई, ऐसे नहीं, ऐसे दूसरी बात, प्रवीण जी बात सुनो, आप चुना करो, आप सरकार हो तो सुनने का मादा बनाओ, बात सुनो आप। ऐसे नहीं कि आपने अपनी बात इतनी झूठ आप यहाँ पर बातें बता रहे हो। आपने कहा कि किसान खुश है, कहाँ से किसान खुश है? हर 2 महीने बाद तो आप उनको ऊपर डंडे भांज देते हो, लाठियां चलाते हो, अंदर डालते हो, कैद उनकी कर रखी है। MSP ही तो मांग रहे, कितनी झूठ बोलते हैं राशन जी। हम 14 फसलों पर MSP देते हैं, हम भावांतर योजना देते हैं। क्या भावांतर योजना देते हो आप? क्या देते हैं भावांतर योजना? आप 400 की सूरजमुखी है 4600 में बिक रही है, और कहती है 1000 रुपए भावांतर दे देंगे, 5600 के, फिर भी 800 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। बाजरे की कीमत 2250 है, 1200 में बिक रहा है, 400 रुपए भावांतर देते हो, फिर भी 700-800 का नुकसान हो रहा है। ऐसे प्रदेश को कब तक झूठ पकाओगे? प्रदेश जानता है। ठीक है प्रवीण जी, इनेलो कह रही कि हम कल चुनाव करवाइए, हम कल ही तैयार है चुनाव के लिए। क्या कुछ कहेंगे? सिरसा पहुंची थी इनेलो की जो यात्रा है, 100 दिन वो पूरा करने वाली पद यात्रा है। कल चुनाव करवा लीजिए, हम चलते तैयार है। ठीक है, ये इनेलो का कहना है। बोलने से प्रदेश की जनता थोड़ी मान लेगी, बोलते रहो जितनी बोलनी है। जनता सब देख रही है, जनता जान रही है। शिक्षा का भत्ता बिठा दिया, स्वास्थ्य का भत्ता बिठा दिया, और 1987 की बात करते हैं कि हम साथ थे। 1987 में भाजपा थी ही कहाँ? था थी भाजपा 1987? नाम मात्र नहीं था। हर जिले में 2-2 आदमी नहीं होते थे भाजपा के। हम कैसे ले रहे हैं? 2.3% है, इनको 3% या 4% वो कैसे करेंगे? उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बजाय झूठ की राजनीति करने के। मैंने पहले बता दिया, वो 3% का मैंने पहले बता दिया। जनता ने हमारे को 3% दिया, और उसका रीजन क्या था वो भी मैंने बता दिया। और वो 3% आज ओपी धनखड़ का भी बयान आपने सुना होगा सर, और वही आप 3% पर आओ। ठीक है प्रवीण जी, विजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी सर। जहाँ 14 से पहले ठीक है दीप कमल जी, आज आपने ओपी धनखड़ का बयान सुना होगा। ओपी धनखड़ ये कहते हुए नजर आए कि दोनों पार्टियां तैयारी करिए। विजेंद्र जी कहोगे कि हाँ ऐसा कर दिया जनता ने। हाँ, आज ओपी धनखड़ ये कहते हुए नजर आए दीप कमल जी कि दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही है अपने अपने स्तर पर। चुनाव बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि 1-1.5 साल पहले ही चुनावी तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी आप दोनों पार्टियां मिलकर ये कह रही कि हम तो परिवार की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये परिवार आगे बढ़ेगा कि नहीं ये तय नहीं हो सका है। तो वैसे में किस तरह की तैयारी चल रही है? क्योंकि अभी भी आप लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है काफी स्मूथली चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग मिशन दुष्यंत 2024 पर भी काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार के शुरू के 2-3 सालों में तो जैसा मैंने कहा कि कोरोना काल और किसान आंदोलन की चुनौतियां थी, उस दौरान सरकार ने अपनी प्राथमिकता को कहीं ना कहीं शिफ्ट करते हुए, बदलते हुए उन दोनों चुनौतियों से हरियाणा को उबारा है। आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हरियाणा में जो स्टैंप ड्यूटी का जो कलेक्शन होता है, वो जब हमारी सरकार अभी ये गठबंधन सरकार जब बनी थी, तब वो 6200 करोड़ रुपए साल का होता था, जो इस बार 10,400 करोड़ रुपए रहा है। एक्साइज ड्यूटी का जो कलेक्शन होता था एक साल को, वो भी उस वक्त 6200-6300 करोड़ रुपए के आसपास होता था, वो भी इस बार 10,000 करोड़ को क्रॉस किया है। और इसी के साथ जो जीएसटी कलेक्शन है,
वो भी हरियाणा की बढ़कर 2.5 गुना के आसपास हुई है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो धीरे धीरे हमने इम्प्रूव की हैं, हरियाणा के संसाधन मजबूत किए हैं, ऐसी स्थिति में लाए हैं कि सरकार अपने पैरों पर और तेजी से ज्यादा जो है वो डिसीजन ले ले। जहां तक राजनीति की बात है, हम भी चलिए शुरू के 2-3 सालों में जब तक शुरुआत होती है एक सरकार के टर्म की, तब हम उसी बारे में बात करते हैं कि गठबंधन है और कैसा है। अब जैसे पिछले 2-3 महीने से ये धीरे धीरे लोगों ने ज्यादा पूछना शुरू किया है कि अगले चुनाव में आप कैसे रहेंगे, क्या होगा। हमारी पार्टी ने तो हमेशा यही कहा है कि गठबंधन है, 5 साल के लिए किया है और हमारी इच्छा है कि आगे भी हम इसी तरीके से प्रदेश को नेतृत्व दें और जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो आकर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, उनको सत्ता से दूर रखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बीच बीच में अलग अलग तरीके से जैसे संदेश दिखे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये तो अब सब लोगों को स्पष्ट हो गया कि गठबंधन सरकार के संचालन के लिए है और अगले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का आए चाहे विधानसभा का आए, उसकी घोषणा के वक्त दोनों दलों के वरिष्ठ नेता बैठकर फैसला लेंगे। मेरा ये सवाल है और मैं जानना भी चाहती हूँ कि बीजेपी और जेजेपी प्रतिद्वंदी की भूमिका कब निभाते नजर आएंगे अगर ये गठबंधन में आगे वो नहीं लड़ते हैं तो? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को तो प्रूफ करना ही पड़ेगा कि हमारी पार्टी बेहतर है, हमने बेहतर काम किया, तो वही जनता को आकर्षित करती है। नहीं, इस बात का तो जवाब मैं अभी कैसे दे सकता हूं जब हमने ये तय ही नहीं किया है कि हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या साथ चुनाव लड़ेंगे। ये तो जब चुनाव की घोषणा होगी तब इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि दोनों दलों के नेताओं की प्राथमिकता फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उसका अच्छे से संचालन करने की है, जो कि किया भी जा रहा है, जो कि तेजी से हो भी रहा है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि एक पिछले 2-3 महीने में ये परिस्थिति जो जब सवाल जब इस बारे में आता है, क्योंकि चुनाव नजदीक आएगा तो सवाल आएंगे ही, और वो अब स्पष्ट हो चुका है कि दोनों दलों के नेता ये कह रहे हैं कि गठबंधन जो है वो एक मजबूत टिकाऊ सरकार के संचालन के लिए किया गया था और आगामी चुनाव की जो बात है वो तभी तय होगी, उसके बारे में अभी कुछ नहीं है। इसलिए दोनों दल सभी 90 सीटों पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी हर हल्के में अपने आप को मजबूत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। जैसे ही दोनों दलों के बड़े नेता इस बारे में निर्णय लेंगे। निशान सिंह, उन्होंने कहा था कि इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे निशान सिंह जी, हमारे जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी ने कहा था कि इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। गुलिया जी जुड़े हरियाणा न्यूज के साथ, उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह का बयान देते हैं तो विपक्ष को मौका मिल जाता है। देखिए, ये चीजें साथ साथ चलती रहती हैं और चलती रहेंगी, लेकिन ये मैंने वही कहा कि ये दोनों दलों के जहन में प्राथमिक बात नहीं है, पहली बात नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें, ऐसे तो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो तो रहा था, एक पार्टी की यात्रा भी चल रही है जिसके बारे में कभी हफ्ते 10 दिन में एक दिन सुनने को मिल जाता है कि हाँ एक यात्रा ऐसी चल रही है। एक झंडा यात्रा आज अभी आपने दिखाई, मैंने ऐसी यात्रा आदमपुर उपचुनाव में देखी थी। मैं 1-2 दिन के लिए वहां गया था, दुष्यंत जी की एक जनसभा थी, कुलदीप बिश्नोई भी और भव्य बिश्नोई वहां थे, और हमारी जनसभा के बराबर में डीजे लगा के बड़ा शोर शराबा करके ऐसी ही एक यात्रा सी निकली थी इस इरादे के साथ कि उस जनसभा को डिस्टर्ब कर सके। ये बालसमंद की बात है, वहां पर डिस्टर्ब करने के लिए निकली थी, बड़ा शोर शराबा मचा के हो हल्ला करके। बाद में उनके 3500 वोट मिले थे और ऐसी ही यात्रा थी। बड़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे 20-30 ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बाइक चल रही है। 3500 वोट उनके आए थे, तो मतलब जहां 70-72 75,000 वोट किसी कैंडिडेट के आ रहे थे और शोर इतना मचा रखा था। तो आज भी जींद में शोर मचा ले, कहीं मचा ले, वोट तो यही रहेंगे 2000, 3000, 4000। इस पर भी जवाब देंगे बिल्कुल। जी मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी मनीष जी, प्रवीण जी को भी सुना आपने। प्रवीण जी ने बहुत भारतीय जनता पार्टी की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि जीएसटी हमारे काल में इतना बड़ा, हमारे काल में टैक्स इतना बड़ा। जेजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी हमारे टाइम में इतनी बड़ी। तो हर घर शराब पहुंचाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने करा है, जिसके कारण अगर हरियाणा में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो इसमें कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं है। और जीएसटी की जो बात कर रहे हैं कि जीएसटी इतना बड़ा, तो जीएसटी जो बढ़ा उसमें लोगों के ऊपर टैक्स की तो मार है, टैक्स ही तो बढ़ाया गया। तो क्या उस टैक्स के बदले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा वासियों को कुछ सहूलियत देने की काम करा? अगर हम गुड़गांव की बात करें, सबसे अमीर नगर निगम में इसकी गुड़गांव नगर निगम की गिनती होती है। आज गुड़गांव नगर निगम का कर्मचारी पिछले 15 दिन से सड़कों पर बैठा है। पूरे शहर में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। जो लोग सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हैं गुड़गांव के, पूरे हरियाणा का रेवेन्यू एक तरफ और गुड़गांव का एक तरफ। दूसरी तरफ जो मेरे भाई जीएसटी कह रहे हैं कि 10 लाख से इतना बढ़ गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो जीएसटी और जो टैक्स के नाम पर वसूली
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के कोई मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम कराओ। हमारा गुड़गांव का सरकारी हॉस्पिटल आज पिछले 4 सालों से जैसे था वैसे का वैसा है। मरम्मत के नाम पे तुड़ाई हो गई है, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। लेकिन भाजपा अपना कार्यालय 1 साल में खड़ा कर लेती है। जो किसान की बात कर रहे थे जी, ये किसान की बात करते हैं। एमएसपी, मिनिमम स्मॉल प्राइस, मिनिमम जो प्राइस जो मांग रहे हैं, जो एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, अगर कोई मिनिमम बात कर रहा है प्राइस की, तो उस किसान को किस तरीके से पूरी मीडिया ने दिखाया, पूरी मीडिया ने देखा, लाठियों से कैसे उस किसान को हटाया गया, उसको मारा गया। उसकी बात प्रवीण जी जब आप सरकार में हैं, जी एक सेकंड हुआ, अगर आप सरकार में और किसान अगर आपकी किसी किसान अगर आप किसान अग्रे साहब एक मिनट, अगर किसान आपकी किसी बात से सहमत नहीं है तो क्या लाठियां और डंडे से सहमत करोगे? क्या किसानों पे आप मुकदमे दर्ज करोगे? एक मिनट, नहीं अग्रे साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं गलत बात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप लोग किसानों पे लाठियां मार के डंडों से सरकार चलाना चाहते हैं, क्या लाठी और डंडे से सरकार चलती है? किसान परेशान है, पहलवान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, उसके बाद आप अपनी उपलब्धताएं गिरा रहे हैं। बुजुर्गों की पेंशन काट कर आप कह रहे हैं किसके खाते में जाते थे? 700 बेड का हॉस्पिटल, गुड़गांव की आबादी 50 लाख क्रॉस कर चुकी है, 700 बेड का हॉस्पिटल का हवाला दे रहे हैं। मनीष जी, लास्ट कमेंट का वक्त आ जाएगा सर। देखिए राजश्री जी, इस सरकार में चाहे बिजली विभाग हो, निगम हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, रोडवेज हो, हुडा हो, कर्मचारी हो, खिलाड़ी हो, बेरोजगार युवा हो या महिला हो, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। इस सरकार ने सिवाय लूटने के अलावा और कोई काम नहीं करा। लेकर इन सब मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही है कांग्रेस। ये सारे मुद्दे 2024 के मुद्दे हैं। 2024 में ही इन मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। ठीक है, प्रवीण जी का जवाब भी ले लीजिए सर। प्रवीण जी, इसमें एक चीज और है सर, स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही थी। एक मिनट मनीष जी, स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही थी। मेरा सवाल ये है प्रवीण जी से कि प्रवीण जी, कुछ आंकड़े हैं जैसे कि बहुत सारी महिला डॉक्टरों की नियुक्ति होनी थी, जिसमें से आधे ही हो पाए हैं अभी। एमडी जिनके 241 पद हैं, करीब और 50 ही अब तक नियुक्त हुए हैं। एंथेटिक्स की अगर हम बात करें तो 231 पद हैं, 100 ही नियुक्त हो पाए हैं। तो क्या इनकी नियुक्तियां हो पाएगी सर आगामी दिनों में? क्योंकि ये भी एक मुद्दा बन सकता है। पिछले दौर में हरियाणा सरकार ने 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए जो परीक्षा लिए, इंटरव्यू हुए, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, उनमें से लगभग 700 ने ज्वाइनिंग की, बाकी 300 ने ज्वाइनिंग दी। ठीक है, जो ये बार बार एक मित्र कह रहे थे ना कि साहब ये एमबीबीएस सीट बढ़ाने की बात कहते हैं, एमबीबीएस सीट बढ़ाने की बात कहते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे विरोधी मित्र ना तो चीजों को समझते हैं ना समझना चाहते हैं। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर एमबीबीएस करके बच्चा निकलेगा और जिसके ऊपर ये शर्त रहेगी कि पहले 5 साल उसको सरकारी सेवा में लगाने हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी डॉक्टरों की जो कहीं कहीं समस्या वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार ने ये काम किया। इस बात को मित्र समझते नहीं। एक दूसरी बात और समझने वाली, अभी यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि देखिए जी गुरुग्राम का अस्पताल की तोड़ तो दिया है, लेकिन मरम्मत अभी तक शुरू नहीं हुई है। इनको यही जानकारी नहीं है कि वहाँ पे नया अस्पताल 700 बेड का बन रहा है, जो पिछले बजट में मंजूर किया मुख्यमंत्री जी ने। उसकी मरम्मत नहीं है, वो नया बन रहा है। अगली बात, क्योंकि इन्होंने जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का मतलब है आपने लोगों को 9 साल सरकार को, आपकी सरकार जाने वाली है, आपकी सरकार जाने वाली है, कब बढ़ाएंगे? भाई बंद हो जाओ यार। आपने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कितने दिनों में बना दिया? आपने गुरुकुल बीजेपी का कार्यालय कितने दिन में बना लिया? आम आदमी गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको समय लग रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है आपकी भारतीय जनता पार्टी। गरीब के लिए ठीक है सर, नरेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। नरेश जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं सर। सर देखिए, लास्ट कमेंट का वक्त आ जाएगा, फिर बातें अधूरी रह जाएंगी सर। बहुत सारे मुद्दे, ठीक है, तमाम पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, आप लोगों के पास इतने सारे मुद्दे हैं। ठीक है, नरेश जी कुछ कह रहे हैं, नरेश जी कुछ दिखा भी रहे हैं। जी नरेश जी, जी ठीक है। पढ़े लिखे तो आप भी हैं, जो किसान को पीटते हो, सरपंचों को पीटते हो। मनीष जी सुन लीजिए सर, नरेश जी कुछ कह रहे हैं। प्रवीण जी, प्रवीण जी, नरेश जी, प्रवीण जी, नरेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। 10 लाख करोड़ से पार हो गई,
जिन भाई को यही नहीं पता कि प्रवीण जी, मनीष जी प्लीज सुन लीजिए, नरेश जी कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल नरेश जी कुछ कह रहे हैं सर, उनकी बात सुन लीजिए सर। अगर जीएसटी की बात करो, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और जीएसटी कलेक्शन में जीए बढ़ा है, क्या ठीक है नरेश जी कुछ कह रहे हैं सर, सुन लीजिए। मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी लास्ट कमेंट का वक्त हो जाएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। प्रवीण जी प्लीज, प्रवीण जी प्लीज, प्रवीण जी प्लीज। फिर आप लोग कहते हैं कि डिबेट में फिर एंकर सुनते नहीं, आप लोग खुद एंकर की बात नहीं सुनते सर। प्रवीण जी, वासियों को क्या दिया? मनीष जी प्लीज, प्लीज नरेश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, लास्ट कमेंट का वक्त आ जाएगा, फिर वही बात होगी कि बात पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है नरेश जी की बात सुन लीजिए सर। प्रवीण जी प्लीज, प्रवीण जी प्लीज, प्रवीण जी एक सेकंड के लिए, प्रवीण जी प्लीज, बीमारियों की प्रवीण भाई एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए प्रवीण जी प्लीज सर। नरेश जी, हाँ राष्ट्रीय जी एक मिनट, अब ये स्क्रीन देखेंगे आप, ये स्कूल का जो है हरियाणा के अंदर टॉप 10 स्कूलों के अंदर दिल्ली के स्कूल हैं। ये प्रवीण जी एक बार देख लीजिए, ये माध्यम है, उसके लिए हिंदुस्तान ने छापा है। और आपको दूसरा दिखाता हूँ एक एक चीज, फिर ये आ जाइए आप, दिल्ली का रिजल्ट कितना रहा? नहीं यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक मिनट डाटा, आपका डाटा दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट में सुनेंगे आपका, आपके आंकड़े गलत जो है, एक मिनट सुन लीजिए। यहाँ पे आप देखिए 97% रिजल्ट आया, आप आंकड़े देखिए ना, आप जो छोटे आंकड़े दिखा रहे हैं सर लास्ट कमेंट का वक्त है सर। ठीक है दीप कमल जी लास्ट कमेंट सर, मैं आपसे यही चाहूंगी क्योंकि चुनावी मोड में सारी पार्टियां नजर आ रही है, 2024 से बहुत सारे मुद्दे हैं सर। ठीक है प्रवीण जी माफ करिए सर। नरेश जी, नरेश जी आप व्यक्तिगत तौर पे शेयर करिए डिटेल। उम्मीद यही होगी जब आप लोग जमीन में या सड़कों पर उतरेंगे, एक तिरंगा यात्रा आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे मुद्दे सर आम जनता तक लेकर जाइए, बेहतर होगा, आम जनता भी इस पर जवाब देगी 2024 में। हाँ बिल्कुल सर, 2024 का वक्त आएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीप कमल जी प्लीज लास्ट कमेंट सर, शॉर्ट में सर। ये सारे आंकड़े, मैंने केवल आपसे नाम और एड्रेस पूछा है, वो बता दो अगर आपके पास है। प्रवीण भाई तो झूठे आंकड़े पेश करते हैं जो ठीक है सर, लास्ट कमेंट का वक्त हो गया, प्लीज प्रवीण जी प्लीज, नरेश जी प्लीज प्लीज। दीप कमल जी, लोकदल अपना पुराना इतिहास 2019 में भी बता रही थी, कांग्रेस पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल के जो गुणगान है वो तब भी कर रही थी, और तो जो पहले बीजेपी की सरकार थी उसके खिलाफ जो बुरा भरा बोलना होता था वो तब भी बोल रही थी। हाँ। और वही हाल आम आदमी पार्टी का था। अपने दिल्ली मॉडल या जो ये शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये 2019 में भी कह रहे थे, यहाँ 3 उपचुनाव हुए तब भी कह रहे थे। जो रिजल्ट तब आया है वही रिजल्ट अब आ जाएगा, क्योंकि ये बातें सारी की सारी पुरानी है, इनमें नया कुछ नहीं है। सरकार का विरोध विपक्षी पार्टियों के लिए एक हमेशा परमानेंट काम होता है उनका करना, लेकिन इस विरोध में भी मुझे निराशा होती है कई बार कि जो लोगों के असली मुद्दे उठाने चाहिए विपक्षी पार्टियों को, वहां ये लोग चूक जाते हैं। कभी आपस में लड़ रहे होते हैं या कभी वही रिपीटेड बातें बार बार कह रहे लेकिन होते हैं। अब जो जनता है वो समझदार है सर, वो 2024 का इंतजार कर रही है कहीं ना कहीं। मनीष जी बिल्कुल, इसीलिए तो दावा करने का नतीजा वही आएगा जो पहले आया था, तभी ये बोल रहे हैं हम राजगिरी जी। ये जो अभी दीप कमल जी ने बोला है कि नतीजे वही आने वाले हैं, मतलब इनकी सच्चाई को जनता पहचानती है। नतीजे तो समय बताएगा। मैं तो छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि 36 बिरादरी का प्यार, किसान, खिलाड़ी, पहलवान, कर्मचारी खुशहाल, युवाओं को रोजगार, हरियाणा से जेजेपी बीजेपी बाहर, और 2019 में फिर से शराफत और विकास की हुडा सरकार। ठीक है रेणु जी, जब मुख्यमंत्री रहते रेणु जी लास्ट कमेंट सर। प्रवीण जी प्लीज, रेणु जी लास्ट कमेंट सर। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रवीण जी प्लीज सर, प्लीज सर। प्रवीण जी सुन लीजिए सर, प्रवीण जी सुन लीजिए सर। प्रवीण जी अत्रे जी, इन्हें लोग के भी तो दावे सुन लीजिए सर। 1987 का इतिहास दोहराना चाहती है इन्हें लोग। सर परेशानी है ये, आप लोग लास्ट कमेंट के लिए वक्त नहीं देते, फिर आप कहेंगे कि फिर समय नहीं मिला जी। राजश्री जी 2024 में इनेलो की सरकार बनेगी, अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा विश्वास प्रदेश की जनता पर हमें है और हमें भरोसा है कि इस बार जो है अभय सिंह को, ठीक है प्रवीण जी शॉर्ट में सर, लास्ट कमेंट आशीर्वाद देने का काम इस सरकार ने जो हालात बनाए हैं उससे जनता हरियाणा में की है। जिस तरह से हरियाणा एक हरियाणवी एक इसको चरितार्थ करते हुए हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने हरियाणा को विकास के पथ पे आगे बढ़ाया है।
जिस तरह से पारदर्शी तरीके से ठीक है, युवाओं को आम आदमी रोजगार पार्टी दिया जी, है, हाँ जिस तरह नरेश से जी हरियाणा लास्ट के अंदर उद्योग धंधे लगे हैं। ठीक है नरेश जी लास्ट मुझे प्लीज शॉर्ट में सर, समय नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटियां सेकने का काम करेगी। इसके अलावा ये काम नहीं मानती। ठीक है, राजनीतिक रोटियां जो भी पार्टी आपने हमेशा जाट नॉन जाट मराठा नॉन मराठा। चलिए सर 2024 का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 2024 की तैयारी है मुद्दा में आज का विषय रहा। मिशन 2024 कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो चुनावी मूड में नजर आ रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर हर पार्टी के जो नेता है हर वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की अपनी तैयारी है, कांग्रेस की अपनी तैयारी है, इनेलो और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जेजेपी भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंच रही है। तो खैर ये तो 2024 ही बताएगा कि किसकी सरकार आने वाले दिनों में होती है। चलिए इसी के साथ ही मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।